हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम। 50 सेंट के आपके अपने चैनल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मेरा नाम है दीक्षा तिवारी और मैं पढ़ाती हूँ हिस्ट्री। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की। जिन्होंने अभी तक मेरी क्लास को नहीं देखा है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास देखना शुरू कर दें। इसके पहले मैंने यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरुआत किया है, तो अभी तक मैंने यूरोपियों का आगमन, इसके बाद डच का, और अब शुरू करने जा रहे हैं हम अंग्रेजों का आगमन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। उसके पहले कुछ लाइन जैसे कि हम हमेशा बोलते आ रहे हैं और आज भी आपके लिए। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद ही ना आने दे। तो अब मेरी लाइन से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं अंग्रेजों के आगमन से। सबसे प्रमुख कंपनियों में से एक कही जाती है ये कंपनी, क्योंकि इसने अपने सभी प्रतिद्वंदी कंपनियों को हराकर, पीछे छोड़ते हुए, मतलब हराने के बाद अपना जो प्रभुत्व था वो स्थापित किया। और तो हम देखते हैं कि इसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो मद्रास, बम्बई और फिर कलकत्ता। आप लोग मैप में ध्यान से देखिएगा कि बम्बई जो कि अब मुंबई है, कलकत्ता जो कि कोलकाता है, मद्रास जो कि अब चेन्नई है। हाँ, तो वर्तमान में इन सब के नाम बदल गए हैं। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 आधार पर अंग्रेजों ने भारत पर कंट्रोल किया, जिसमें धार्मिक, राजनीतिक और व्यावसायिक तीनों रूप से अपना कब्जा जो है अंग्रेजों ने जमा लिया। उन्होंने व्यावसायिक रूप से प्रथम स्थान अपना हासिल किया और सबको पीछे छोड़ा, जिनमें डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश सभी यूरोपीय कंपनी को पछाड़ दिया। और अपने राजनीतिक रूप से भी अपने कब्जे में ले लिया और अपना शासन जो है वो कायम कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव जो है वो सभी धर्मों पर डाला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पर अपना प्रभाव जो है उसने दिखाया। फिर इसी तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सत्ता को भी कायम किया। मतलब कि आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने अपने तरीके से राजनीतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, व्यावसायिक परिवर्तन सब अपने अनुसार किया। चलिए हम शुरुआत करते हैं फिर 1600 ईस्वी से, कि 1600 ईस्वी में भारत की स्थिति क्या थी। तो गौर करें तो दिल्ली में जो सत्ता थी वो किसके हाथ थी। तो उस टाइम मुगल शासन चल रहा था और दिल्ली में जो शासन था वो अकबर का था। मतलब अकबर की सत्ता थी और भारत में अकबर का शासन था। और आगे देखेंगे तो 1600 में ही पुर्तगाली भी आ चुके थे। इसके बाद फिर डच वालों ने अपना हस्तक्षेप जो है इंडोनेशिया से प्रारंभ कर लिया। हम मद्रास में देखेंगे कि पुलिकट, मसूलीपट्टनम, वहाँ पुर्तगाली, डच सब बैठे हैं। पुलिकट में पुर्तगालियों ने एक किला बनाया और वहीं पे वो रहना प्रारंभ कर दिए। लेकिन जो सत्ता है वो अकबर के ही हाथ में है। और साथ ही हम देखेंगे कि हिंद महासागर की क्या स्थिति है। मतलब हम देखेंगे कि उस समय में मुगल शासन था और पुर्तगाली, डच, अंग्रेज सब आ रहे थे। उस समय में हिंद महासागर की क्या स्थिति थी, तो वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। मतलब हिंद महासागर जो है वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो एशियाई वस्तुएं यूरोप में जा रही थी वो इस लाभ के कारण कि अंग्रेजों को पूर्व में आने के लिए प्रेरित कर रही थी। मतलब कि जब 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध चल रहा था उस समय जो वस्तुएं वहां पे जा रही थी इसी लाभ के कारण कि जो व्यापार में अंग्रेजों को फिर से पूर्व में आने के लिए प्रेरित करना। और फिर वही 1599 में एक दुस्साहसी व्यापारी जो है वहीं से मिल्डले हॉल भारत आता है और इसके बाद शुरू होता है महारानी एलिजाबेथ का फर्स्ट चार्टर एक्ट।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और पूर्व में अंग्रेज और इंग्लैंड के व्यापार के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण कदम जो है वो 31 दिसंबर 1600 को उठाया गया था। तब महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर मतलब एक आदेश पत्र जो है वो जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी के जो व्यापारी थे उनको पूरब में अपने व्यापार को विशिष्ट अधिकार प्रदान करने के लिए एक प्रारंभ में विशेष अधिकार दिया, जिसमें 15 वर्षों के लिए प्रदान किए गए। फिर 1609 में एक न्यू चार्टर एक्ट बनाया गया और उसी के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए और फिर शुरुआत के वर्षों में सामान्य तौर पर जो व्यापारी थे उनके एक समूह को स्वतंत्र रूप से भेजा जाता है और ऐसी यात्रा से प्रारंभ काल को आपस में बांट लेते हैं। वित्तीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि डच कंपनी की तुलना में बहुत ही छोटी कंपनी थी और अपनी फर्स्ट जो व्यापार यात्रा थी वो डच की कंपनी की तुलना में कम आमदनी से शुरू हुई थी और इसके बावजूद अंग्रेजों की जो कंपनी थी उनमें एक विशेषता यह थी कि उनका जो संगठन था वो बहुत ही बड़ा सहज था। इसमें 24 निदेशकों का समूह था जिनका चुनाव वो प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डर्स की आम सभा में होता था। शुरू में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसाले के व्यापार में लगाया, लेकिन इसके बाद इंडोनेशिया में काली मिर्च मसाला प्राप्त होने वाले द्वीप पर भी केंद्रित कर लिया। स्टार्टिंग में के 12 वर्षों तक अंग्रेजों ने प्रत्येक वर्ष 20% मतलब उनको लाभ मिलता था और इसके बाद अंग्रेजों ने भारत की जो वस्तुएं थी विशेषकर कपड़े जिसमें मतलब रेशम के थे कपड़े और इन सब पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा इन सबको और उसका जो उपयोग था वो मसालों को खरीदने से लेकर सब में शुरू कर दिया। इसके बाद गुजरात में फिर सूरत में कारखाना खोलना और इन सब की योजना बनाने लगे और फिर कैप्टन वहाँ के थे विलियम हॉकिंस को फिर मुगल बादशाह पर, क्योंकि बादशाही शासन उस टाइम चल रहा था, तो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा और 1609 में भेजा और जहांगीर का दरबार मतलब आगरा में, और वहाँ पहुँचे लेकिन कुछ पुर्तगाली थे, उन्होंने कुछ षड्यंत्र के कारण उन्हें पुर्तगालियों के कुछ षड्यंत्र के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ गया। फिर 1611 में कैप्टन मिडलेटन ने सूरत के पास में एक स्वाली होल पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को जो है वह परास्त कर दिया। फिर मुगल सम्राट जहांगीर प्रभावित होकर 1613 में सूरत में अस्थायी कारखाना खोलने की अनुमति दे दिए और इसी तरह चलता रहा। फिर 1611 में जाकर मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक कारखाना स्थापित कर लिया और इसके बाद फिर पश्चिम के तट में अनेक ऐसे स्थान थे उन्हें कारखाना खोलने की, वहाँ पे भी अनुमति मिल जाती है। हॉकिंस और थॉमस रो, जैसा कि आपने अभी तक देखा कि विलियम हॉकिंस को तो जानते ही हैं जो 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचे, लेकिन सूरत में जो कारखाना उनको खोलने की अनुमति नहीं मिली, उससे वो असफल हो गए थे। फिर जाके 1615 में सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया और फिर 1619 में 1615 में गए और 1619 तक उन्हें वहाँ पे रोका गया। इसके बाद भी मुगल शासक जो थे जहांगीर, उनके साथ जो वाणिज्यिक संधि वो चाहते थे उसमें भी असफल रहे। फिर मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पे वो कारखाना स्थापित करने के लिए अपने बहुत से अधिकार को
बनाते रहे, मतलब सुनिश्चित करते रहे। और थॉमस रो ने शाही सहायता प्राप्त करने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का प्रयोग किया। इसी के साथ उन्होंने पुर्तगालियों का जहाज लूटना, और फिर मतलब ये काम पुर्तगालियों का जहाज लूटना और नष्ट करना ये सब जारी रखा। और फिर भारतीय जहाजों से भारी हर्जाना वसूलना। उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत बहुत से ऐसे मतलब चेतावनी दी, षड्यंत्र रचे और आक्रमण का सहारा लिया। मतलब कि बहुत ही कूटनीतिक तरीके से वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। फिर 1620 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को भी परास्त कर दिया। और इसके बाद पुर्तगालियों का खतरा जो था वो लगभग समाप्त हो गया था। फिर 1633 में जाकर मुगल सेना ने बंगाल में मतलब बंगाल की हुगली में पुर्तगालियों को मार भगाया। मतलब लास्टली 1633 में जाके जो पुर्तगाली थे उनको बंगाल के हुगली से मार के भगा दिया गया। फिर जो अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार था वो ऐसे हुआ कि पुर्तगालियों के प्रभाव और शक्ति को समाप्त करने के बाद अंग्रेजों ने भारत के बहुत से हिस्सों में कारखानों की स्थापना की। और इसके बाद फिर 1623 में जाके सूरत और मसूलीपट्टनम में भड़ोच और अहमदाबाद में भी कारखाने खोले। और अपनी कंपनी को सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए वो किले बंदी कर दी, मतलब हर जगह किला बना दिया, किले से घेर दिया। और फिर 1625 में अंग्रेजों ने सूरत में भी मतलब कारखाने बनाए और वहां पे भी किले बंदी कर दी। और इससे उनके जो क्षेत्र विस्तार थे और जो उनकी जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी उसका पता चलने लगा। फिर एक डच और मुगल सत्ता में वही उसी टाइम में टकराव से वो बचने के लिए, मतलब डच और मुगल सत्ता का कुछ टकराव था, उससे बचने के लिए अंग्रेजों ने दक्षिण में मतलब भारत के दक्षिण में छोटे छोटे राज्यों पर अपना जो ध्यान था वो उधर देखने लगे, मतलब उधर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। 1622 में जाकर अंग्रेजों ने ओरमुजपुर पर भी कब्जा कर लिया। और यह एक महत्वपूर्ण, मतलब अंग्रेजों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थी। और इसके बाद में वो पुर्तगालियों के आक्रमण से एकदम से सुरक्षित हो गए, मतलब पूरी तरह से उनको पुर्तगालियों का डर समाप्त था। अंग्रेजों ने 1639 में अपने एक मतलब लोकल राजा थे जो मद्रास, उन्होंने मद्रास को ना लीज पे ले लिया। लीज का मतलब होता है कि जैसे देखते हैं कि वहाँ के सामान को लीज